अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले रुक ना सके। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, 5 फौजी जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने सरहद पार पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर कुरम जिले में फायरिंग की। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों ने एक बार फिर से हमला किया है। पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। पाक अफगान बॉर्डर पर भी आज फायरिंग का तबादला हुआ, तो सारे ताने बाने जाके अफगानिस्तान में मिल रहे हैं। आज भी 5 जवान शहीद हुए। और वो जो हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है। ये कौन आया है वहां से? बलूचिस्तान का जो अटैक है वो भी खत्म हुए घंटे नहीं गुजरे, आज फिर इतलात है कि कुरम एजेंसी में अटैक हो गया और कैजुअल्टीज हुई हैं। और मतलब वो जो खबरें हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हुआ है, हमारी पोस्ट पे अटैक हुआ है। तो वजूहात और टाइमिंग इस वक्त ये हमले क्यों ज्यादा होना शुरू हो गए? कि जो ही हमला होता है और तवज्जो हटाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी दोनों सिविल मिलिट्री ये बताना शुरू कर देते हैं कि इनके डांडे जो हैं उधर से मिलते हैं। ये मेरा ख्याल है सिलसिला अब खत्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता होगा कि एक समय था जब कुछ सालों पहले की बात है, पाकिस्तान के आर्मी स्कूल के अंदर टीटीपी वाले घुस गए थे और वहां पर सैकड़ों बच्चों को मार दिया था। पूरे पाकिस्तान में शौक की लहर थी। लेकिन क्या आपको पता है कि टीटीपी को किसने पैदा किया था? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? अब जब रशिया को भगाने के लिए तालिबान क्रिएट किए गए, वो उसमें अमेरिका, यूएई, सऊदी जैसे कंट्री शामिल थे। मतलब एक ने टेक्नोलॉजी दी, एक ने वहां पर कट्टरता फैलाई, एक ने यहाँ पर फंडिंग की, सब मिले हुए थे। और बेस कौन सा था? पाकिस्तान। उसमें और कौन कौन से शामिल थे? तो भाई कि हाफिज सईद था, मौलाना मसूद अजहर था, ये लोग भी शामिल थे। जब ये पूरा सिनारियो खत्म हो गया, तब मतलब कि रशिया चला गया अफगानिस्तान से, तब अमेरिका को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वो भूल गया कि पाकिस्तान के अंदर कई सारे ऐसे लड़के हैं छोटी एज के जिनको ब्रेन वॉश कर चुके हैं। फिर टीटीपी बनी। फिर टीटीपी ने क्या किया कि पाकिस्तान के जितने स्टेट थे वहां पर उनकी लोकल टीटीपी क्रिएट की। तालिबान फिलहाल ये कह रहा है कि भाई वो टीटीपी का हमारे साथ कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वही तालिबान, मतलब अफगानिस्तान वाला तालिबान ही ये टीटीपी को सपोर्ट करता है। और ये टीटीपी वाले पाकिस्तानी सैनिकों को देखकर सीधा गोली मारते हैं। मतलब ये पाकिस्तान वाला, मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान सीधा गोली मारते हैं। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले रुक ना सके। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, 5 फौजी जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने सरहद पार पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर कुरम जिले में फायरिंग की। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ये यकीन दहानियां बारहा करवाई गई। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो हमले हुए और फिर पाक अफगान बॉर्डर पर भी आज फायरिंग का तबादला हुआ, तो सारे ताने बाने जाके अफगानिस्तान में मिल रहे हैं। आज भी 5 जवान शहीद हुए और जो हमारे फौजी जवान, अफसरान जिस तरीके से कुर्बानियां दे रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग हमने लड़ी, वो जंग हमने जीती। लेकिन हालिया हमलों के बाद फिर से बहुत सारे खदशात सर उठा रहे हैं। बुरी हुकूमत वहां पर टीटीपी और दीगर जो अनासर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं उनको रोकने में अब तक नाकाम रही है। और फिर 2021 के बाद से अब तक हम कई हमले देख चुके हैं। अभी जो बलूचिस्तान में पंजगूर और नौशकी में हमले हुए वो बड़े हमले थे, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ किए गए। और वज़ीर दाखिला ने और दीगर हुकाम ने इस बात की तस्दीक की कि इन हमलों के लिए सहूलतकारी अफगानिस्तान और भारत से हासिल थी। अब अफगानिस्तान जो कि एक तरह से दोबारा से डिस्टेबलाइज हुआ है, वहाँ पर कोई निज़ाम हुकूमत मौजूद नहीं है, जो बुरी हुकूमत है उसकी उस तरह से रिट कायम नहीं है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा बन गया। इस खतरे से हम कैसे निपटेंगे? तो वजूहात और टाइमिंग इस वक्त ये हमले क्यों ज़्यादा होना शुरू हो गए? क्योंकि हमने 6 साल देखा था, काफ़ी कम हो गई थी हमलों की तादाद और दहशतगर्दी का जोर भी काफ़ी हद तक टूट गया। अब हमने फ़ौरन कह दिया या फ़ौरन नहीं भी कहा, कुछ ज़राए होंगे। ज़ाहिर है रियासत के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनको बुरुएकार लाते हुए ये फाइंडिंग्स होंगी कि अफ़गानिस्तान में सहूलतकारी के शवाहिद हैं और फिर भारत में भी सहूलतकारी के शवाहिद हैं।
लेकिन हम रास्ता रोक नहीं पा रहे। हमारी कोऑपरेशन भी है, हमारा बहुत ज़्यादा ताउन भी है, हम पड़ोसी भी हैं, हम उनकी मदद भी कर रहे हैं, फिर भी ये ताने बाने वहाँ जाके बार बार अगर मिलते हैं तो किसका कसूर है? जी, बड़ा डर डर के सवाल किया तंजीला आपने। ये इसकी फॉर्मुलेशन बड़ी आसान है कि ये कोई, अव्वल तो बात है कि कोई हमारे लिए खबर नहीं है कि इन हमलों के डांडे दिल्ली से मिलते हैं या काबुल से मिलते हैं। ये तो बड़ी पुरानी कहानी है, क्योंकि आपको मालूम है अगर जिस किसी के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं वो तो मुसलसल कचोके लगाता रहेगा। तो लिहाजा ये जो एक तरीक़ाकार बन गया है कि जो ही हमला होता है और तवज्जो हटाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी, दोनों सिविल मिलिट्री, ये बताना शुरू कर देते हैं कि इनके डांडे जो हैं उधर से मिलते हैं। ये मेरा ख्याल है सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए। क्यों मैं ये बार बार लफ्ज इस्तेमाल करता हूं? इसलिए कि इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान किस क्राइसिस से गुजर रहा है। ये बलूचिस्तान में जो अटैक हुए हैं ना, ये अगर कोई संजीदा लोग बैठे होते ना, पाकिस्तान का इक़्तिदार जिनके, यानी हुकूमत अगर कोई संजीदा होती तो उनकी नींदें उड़ जाती। यानी वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के ये कहते कि ये क्या हुआ है। ये बहुत कोऑर्डिनेटेड, बड़ा, इसको जितना मर्जी आप डाउन प्ले कर दें, अंडर प्ले कर दें, ये बहुत प्रोफेशनल अटैक था जिसने एंगेज किया है, घंटों के लिए नहीं, दिन रात और दिन, इतने तवील अरसे के लिए एक प्रोफेशनल आर्मी को एंगेज कर लेना। और वो हुकूमत है, वो कह रही हम चीन गए थे, हमारी तो बड़ी इज्जत हो गई। यानी कमाल है। और वो बलूचिस्तान का जो अटैक है वो भी खत्म हुए घंटे नहीं गुजरे, आज फिर इतलात है कि कुरम एजेंसी में अटैक हो गया और कैजुअल्टीज हुई हैं। और मतलब वो जो खबरें हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हुआ है, हमारी पोस्ट पे अटैक हुआ है, हमारे लोगों पर अटैक हुआ है। अब जाहिर है कि उसका जब तक ISPR से कोई कंफर्मेशन नहीं आती, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती, आदमी उस पर कोई तबसरा करने से कासिर है कि बताइए कौन सा वो पाकिस्तानी हुकूमत है, कौन सा वो पाकिस्तानी है, किस तरह की हुकूमत है कि आप हमलों की जद में हैं और बड़े सीरियस अटैक्स हैं, ये रुक नहीं रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। और बजाय इसके कि ये इस वक्त अपोजिशन को साथ लें, कौम के बच्चे बच्चे को साथ लें, इत्तेहाद और इत्तफाक का पैगाम दें और बताएं कि हम इस खतरे, एक खतरा हम पे आगे, जंग आ गई है भैया, और क्या है, जंग से ज्यादा आगे क्या है, वो आ गई हुई है। उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। अपोजिशन को असेंबली में, पार्लियामेंट में कहीं दूर दूर तक उसका निशान नहीं है। जहां असल खतरा है उसका जिक्र ही सिरे से नहीं है। आपका मुल्क हमलों की जद में है। इकट्ठा करके बिठाइए सबको और कहें कि इस वक्त इख्तलाफात को छोड़ो, भूल जाओ, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर दिफा करें, हमें एक होना है। वो तो नहीं रुक रहे। अगली बात आपसे बताऊं, ये जो अटैक हो रहे हैं ना, ये तरीके तालिबान का, पाकिस्तान का माजी का तरीका नहीं है। ये तो औरतों बच्चों को मारने वाले लोग हैं, बाजारों में बम चलाने वाले लोग हैं, मस्जिदों में नमाजियों को मारने वाले लोग हैं। इनका पहले यही तरीका रहा है ना। औरतों बच्चों को मार के कहते थे कि हम ठीक कह रहे हैं, यही कहते थे ना। अब वो क्या कर रहे हैं? अब उनके अटैक्स में प्रोफेशनलिज्म है, उनका अटैक सोफिस्टिकेशंस की तरफ आ चुका है। ये माजी की तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं रही, इनके साथ और लोग मिल चुके हैं। कौन है वो, कहां से सपोर्ट आ रही है? ये शेख रशीदों का मामला नहीं है जो खड़े होकर कह दें कि इंडिया इन्वॉल्व था, इंडिया इन्वॉल्व था, जान छुड़ा के निकल जाए। नो, हमारे जो 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हुए हैं मीरान शाह में, ये बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। पाकिस्तान में फिर वो हुआ है, खुदकुश हमला हुआ, 6 अफराद शहीद हो गए, 3 सिक्योरिटी एहलकार हैं। अब दुश्मन आपके खिलाफ मुतारिक। तो अभी आप चंद घंटे पहले खबर सामने आई कि 3 हमारे जवान वजीरिस्तान में शहीद हो गए। अब अटैक शुरू हो गए, जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है, अफगानिस्तान में कंट्रोल सही नहीं है, ये वजूहात है, या TTP दोबारा से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। जो 2 सिख हमारे भाई मारे गए, आप अंदाजा लगाएं। और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी स्टेटमेंट दी है। ये जो मुल्क का नासिर है ना, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन है, ये वो लोग हैं जो कि क्रिएट करते हैं। मुझे पता है आज हिंदुस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो जाएंगे, देखो जी माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी। हमारे सिख बिरादरी के ऊपर जो पेशावर में होने वाला हमला है, जिसमें 2 हमारे सिख बिरादरी के लोगों की जानें गई हैं,
क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, अब इमरान खान ने टीटीपी को उस तरीके से हैंडल नहीं किया जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। आज मतलब कि जब आज का अगर आप करंट समय काउंट करते हो, मतलब उसको कंसीडर करते हो, तो टीटीपी मतलब अब ऐसी सिचुएशन में है कि वो जहां चाहे पाकिस्तान में हमले करवाती है। कई सारी न्यूज तो ऐसी भी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर जो है उसमें कई सारा एरिया ऐसा है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर टीटीपी वालों ने कब्जा कर लिया है। दूसरी चीज ये भी है कि अफगानिस्तान के तालिबानों की तरफ से फुल सपोर्ट है टीटीपी को, और जो हथियार अमेरिका छोड़कर गया था वही हथियार तालिबान यूज करता है, और उसने वही हथियार टीटीपी वालों को भी दिया है। कहने का मतलब ये है कि, और उनको पता भी नहीं है कि अगर ये चला देंगे तो वहां पर जाकर कितना नुकसान करेगा। पिछले दिनों एक वीडियो आया था कि भाई मतलब जहां चाहे फायरिंग कर देते हो, आखिर मामला क्या है कि नहीं अभी सीख रहे हैं, मतलब वो सीख रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए उनके पास रॉकेट लॉन्चर है तो कहीं रिहायशी इलाके में गिर गया, 10, 15, 20 लोग मारे गए, क्या कहेंगे भाई? सीख रहे हैं। तो उनके साथ पाकिस्तानी आर्मी का पाला पड़ा है, वो सोचेंगे भी नहीं मारने से पहले। टीटीपी का कोहराम चलता रहेगा। मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत आने वाले सालों में एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। फिर हमारे जो 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हुए हैं मेरान शाह में, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है अपना पेशावर में, यहाँ पे बिल्कुल जी। लांस हवालदार जुबैर कादिर, सिपाही असगर, सिपाही कासिम महमूद, हमारे लिए उन्होंने गोलियां खाई हैं जी। एक हरीपुर का है जी, एक मुल्तान का रैशी है, और जी पाकिस्तान के सारे। हाँ, सब पाकिस्तान के। और ये जो 2 सिख हमारे भाई मारे गए, आप अंदाजा लगाएं। और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी स्टेटमेंट दी है। ये जो मुल्क का नासिर है ना, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन है, ये वो लोग हैं जो कि क्रिएट करते हैं। मुझे पता है आज हिंदुस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो जाएंगे, देखो जी माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी। और भाई ये आप ही के लोग हैं जो किधर आके हरकतें करते हैं। पाकिस्तान में फिर वो हुआ है, खुदकुश हमला हुआ, 6 अफराद शहीद हो गए, 3 सिक्योरिटी एहलकार हैं। अब दुश्मन आपके खिलाफ मुतारिक है। अब मैं जब ये बात आपसे मैंने पहले कही थी 2018 के अंदर, जब आप चीफ बने थे, कि भाई आपको हर उस जगह पर बेख्याल होकर, बेधड़क होकर वहाँ जाना चाहिए और बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए जहाँ पर ये वाक़यात हो जाते हैं। तो वहाँ पर जाने से आपके लोगों की हिम्मत बढ़ती है और फिर वो उनको मारते हैं। तो ये काम आप राहिल शरीफ ने किया था, कामयाब हुआ था। आप कहते हैं कि साहब उसने कौन सा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया? कोई बाबू है वो जो बड़े करेगा? उसने तो भाई मुल्क में अमन कायम कर दिया है, बस ये काफ़ी नहीं है। प्रोजेक्ट मुकम्मल करना ये है कि प्रोजेक्ट में एक बाबू जो फाइल मुकम्मल करता है, मुकम्मल होगी फाइल क्लोज, ये तरीका थोड़ी होता है कि आप जब कहते हैं। और आप जाहिर है कि ये तरीका आपकी सोच ही गलत है आपकी। तो आप बशार में सिख कम्युनिटी के अफराद को भी 2 अफराद को कदर कर दिया है। अब भी वो लोग इंडिया के लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो अब आप पेशावर में वैसे मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत भी वहाँ थोड़ी सी भाई सूबाई हुकूमत का काम देखो भाई, आप जैन साहब बात को समझे। यहाँ पर जो वाक़यात होते हैं सूबाई हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं, वहाँ पर इख्तियारात नहीं है। वहाँ का जो कोर कमांडर है वो जिम्मेदार है, वो वहाँ के सारे फाटा के जो मामला हैं वो तो इनके हाथ में है। तो ये बात गलत है। वहाँ के यहाँ अब जाके वहाँ रह के देखे आए ना कि आपको सूरत हाल क्या है। आप यहाँ कराची में रहते हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। यहाँ आप जो चाहें बोल देते हैं तो वो सुनते लेते हैं। वहाँ पर तो सूरत हाल ही दूसरे, जो आपको बताने वाला था रहीमुल्लाह यूसुफ से, वो बेचारा। तो अभी आप चंद घंटे पहले खबर सामने आई कि 3 हमारे जवान वजीरिस्तान में शहीद हो गए। अब अटैक शुरू हो गए, जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है और वो जिससे लड़ रही है यानी फौज, उनके अपने अंदर एक ट्रबल आ गई, तो वो फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? वो अपने हमले तेज करेंगे। पेशावर में सिख 2 सिखों को ताजिर, उन्हें गोली मार दी गई और वो अब फसाद फूटना शुरू हो गया। माइनॉरिटी से शुरू हुआ है और ये अब यानी वहां पीटीआई की हुकूमत है जाहिर है केपी में, और वजीरिस्तान जो है वो भी टेक्निकली यानी आप समझ लें कहां पे है। तो एक कत्ल जो है ना, इनकी इब्तिदा वहां से हुई है। अच्छा, दूसरा ये है जी कि मैंने जहां पता, मतलब जो एक अब खुल के बात है, सब क्या इस पे पर्दा रखा जाए कि जो यंग ऑफिसर्स हैं
एस्टैब्लिशमेंट में, उनको जिस तरह का प्रोपेगेंडा जो मतलब है कि साला साल हुआ है, उस प्रोपेगेंडे ने अपना असर दिखा दिया हुआ है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब वो मतलब उनका ये नहीं है, उनसे जब भी आप गुफ्तगू करें तो वो उनका मसला ये नहीं होता कि वो कहते हैं ठीक है जी इमरान खान तो चला गया, इनकॉम्पिटेंट था, ये था, वो था। पिछले 4-5 महीने से हालात काफी खराब हो गए खैबर पख्तूनख्वा और साथ बलूचिस्तान में, लेकिन ज्यादा टारगेट जो है लगता ऐसे है कि केपी है। सर वजूहात क्या है? अफगानिस्तान में कंट्रोल सही नहीं है, ये वजूहात है, या टीटीपी दोबारा से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है, ये मेन रीजन है? मैं हमेशा बड़े तसलसल के साथ ये कहता रहा हूं कि यहाँ पर जितनी भी इस किस्म की तंजीमें हैं उनके बीच आज की नहीं है, ये गुज़श्ता मैं कहूँगा कि 42 साल से कम मैं इसकी बात करूँगा। जब सोवियत यूनियन वहाँ पर दाखिल हुआ और फिर जिहाद शुरू किया गया था, तो वो तंजीमें उस वक्त जिहादी बनी थी। फिर 9/11 के बाद आप देखते हैं कि क्या हुआ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो या बनी, तो ये तहरीक तालिबान भी अगर अब आप इसका तज्जिया करेंगे तो ये भी जो पहले से यहाँ तंजीमें मौजूद थी मुख्तलिफ शक्लों में, तो वो एक इस छतरी के नीचे तमाम जमा हुए और फिर उन्होंने आइडियोलॉजिकली नजरियाती लिहाज से इंस्पिरेशन ली दुनिया में जो अरब ममालिक से, वहाँ पर अलकायदा बनी हुई थी जो कि इस्लामी खिलाफत की बात कर रहे थे, और अभी उसकी एक दूसरी कड़ी जो है आपको IS की शक्ल में नजर आ रही है। तो ये उनका मरकजी नुक्ता यही रहा है कि फलस्तीन को कैसे आज़ाद किया जाए और दोबारा निशात सानिया में कहूँगा वो इस्लाम का कैसे हो, और बैक टू कुरान आप देखेंगे कि जो सऊदी अरब है एक ज़माने में, वहाँ पर वहाबी मूवमेंट, तो उसमें बुनियादी नारा वही था कि बैक टू कुरान। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 27 साल कैप्टन सिकंदर शहीद हो गए। आज KPK में टांग में TTP के दहशतगर्दों ने जो है वो उनसे फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक कैप्टन जो है कैप्टन सिकंदर जो है वो शहीद हो गए। तो खुदा के लिए पाकिस्तान अब बहुत मुश्किल मरहले में आ गया, और अगर हमने बहुत जल्द इसके ऊपर हमने लॉबिंग ना की तो दिसंबर तक यहाँ पे फिर बस अल्लाह रहम करे, मेरे मुंह ना खुलवाए। भारत पूरी दुनिया के लिए जरूरत है, इस खित्ते में भी जरूरत है। अफगानिस्तान के मामले में आप देख लीजिए कि जब सलामती कौंसिल्स का इजलास होता है तो भारत उसकी सदारत करता है, पाकिस्तान को तो एंट्री नहीं मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त तन्हाई का शिकार है। देखें, मुझे अफसोस होता है एज ए पाकिस्तानी, मैं किसी वजीर आजम और वो भी एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम की तारीफ करूं जो हमसे दुश्मनी रखता है। आपके पास कोई लॉबिंग फर्म ही नहीं है जो वॉशिंगटन में आपके लिए लॉबिंग करे। इंडियंस दबादब कर रहे हैं उधर। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और तालिबान को एक ही आंख से अमेरिका देखने की कोशिश कर रहा है कि एक डायलॉग शुरू हो चुका है यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में। ये बिल अक्कासी है कि इंडियन कितने स्ट्रांग हैं और अमेरिकन को क्या रिजर्वेशंस हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर भारत है, पूरी दुनिया की जरूरत है भारत, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, चाहे जिनको बिजनेस लेना हो, चाहे जिनको बिजनेस देना हो। मतलब इंडिया अब ऐसी सिचुएशन पर आ गया है कि कोई भी कंट्री उनको मतलब इग्नोर नहीं कर सकता। और चाहे वो बड़े बड़े आप कंट्री काउंट कर लो, इवन चाइना भी दुश्मन है, लेकिन उसके साथ भी 130 to 150 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर ट्रेड होता है। हाँ, वो बात अलग है, हम उसमें माइनस में रहते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक तरफ इंडिया इतनी बड़ी डील कर रहा है और दूसरी तरफ अगर देखो टीटीपी में फंसा पड़ा है पाकिस्तान, अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच में फंसा पड़ा है पाकिस्तान। कई सारे बलूचिस्तान के अंदर जब पाकिस्तानी आर्मी जाती है तो उनको पता नहीं होता कि किस रास्ते पर आईडी लगा होता है। कई सारे वीडियोस बीच में आए थे कि वहां से रास्ते से गुजरता है वो पाकिस्तान की आर्मी वाले और वहां बम फूट जाता है और चीथड़े उड़ जाते हैं।
दूसरी तरफ आप देखिए इंडिया। कहने का मतलब यह है कि बहुत डिफरेंस आ चुका है और पाकिस्तान और भी दलदल में धंसता जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। KPK में टांग में TTP के दहशतगर्दों ने जो है वो उनसे फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक कैप्टन जो है कैप्टन सिकंदर जो है वो शहीद हो गए। तो सोचने की बात यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, भारत के 66 अड्डे और ट्रेनिंग सेंटर्स जो है ना वो हमने तबाह कर दिए, तालिबान की हुकूमत आ गई पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानी कौम को कब रिलीफ मिलेगा? वो यहाँ से कब तक लाशें उठाते रहेंगे? इस खबर के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो वो है जो आपने कहा, ये तो जब तक TTP खत्म नहीं होता। देखें TTP अभी तक कुछ ना कुछ उसके स्लीपर ग्रुप्स तो पाकिस्तान में है ना, और बाकी वो अफगानिस्तान के ख़त्म हुए तो ये तो अभी कायम रहेंगे। इनको प्रॉपर फिश आउट करना पड़ेगा और उसमें एक टाइम लगता है, एक बजट लगता है, एक रिजॉल्व लगती है हुकूमत की और रियासत की। और दूसरी जो इसमें बड़ी खबर है कि जो एक कैप्टन की शहादत है। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा खिचड़ी पक रही है, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला टाइम कैसा होगा? अफीफा वो बस फोन कॉल का वेट करते करते मेरे ख्याल सो गए हैं। मैंने कहा था ना 11 सितंबर के बाद आवाज नहीं आएगी। जी बिल्कुल, याद आपने कहा था। अभी उनको देखिए, आप अमेरिका के सेनेटर्स के खिलाफ मुईद यूसुफ की नहीं बोल रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लग तो उन्हीं के रहे, लागू नहीं के रहे। उन्होंने वहां पे दिसंबर में दोबारा ज्वाइन करना है जाके, तो पाकिस्तान का बेड़ा कर करा के उनकी उल्टी सीधी मान के मुईद यूसुफ दोबारा अपनी पुरानी नौकरी पे चले जाएंगे और शाह महमूद भी चुप बैठे हैं। वो भी अपना दौरे तो करके आए हैं, लेकिन आपके पास कोई लॉबिंग फर्म ही नहीं है जो वॉशिंगटन में आपके लिए लॉबिंग करे। इंडियंस दबादब कर रहे हैं उधर, इजरायली दबादब कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठ के उर्दू अखबार में बयान दे रहे हैं। फोटोशॉप तस्वीरें बना बना के वायरल कर रहे हैं कि पता नहीं वहां कौन से वो मार के आए हैं। देखें, मार के मारे होते तो ये 26 सेनेटर आपकी ना बजा रहे होते। ऐसे ही एक या दो नहीं है जी, 26 है, जिसमें डेमोक्रेट भी है, जिसमें रिपब्लिकन भी है, जिसमें इंडिपेंडेंट्स भी है। तो खुदा के लिए पाकिस्तान अब बहुत मुश्किल मरहले में आ गया, और अगर हमने बहुत जल्द इसके ऊपर हमने लॉबिंग ना की तो दिसंबर तक यहाँ पे फिर बस अल्लाह रहम करे, मेरे मुंह ना खुलवाए। अफगानिस्तान के मामले में आप देख लीजिए कि जब सलामती कौंसल्स का इजलास होता है तो भारत उसकी सदारत करता है, पाकिस्तान को तो एंट्री नहीं मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त तन्हाई का शिकार है। देखें, मुझे अफसोस होता है एज ए पाकिस्तानी, मैं किसी वजीर आजम, और वो भी एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम की तारीफ करूं जो हमसे दुश्मनी रखता है, जो हमारे पाकिस्तान से दुश्मनी रखता है, जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है। लेकिन हकाइक तो छुपाए नहीं जा सकते। आप देख लें इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, किस तरीके से उनके लोगों ने मुलाकात की, किस तरीके से उन्होंने भरपूर तरीके से आपके न सिर्फ अमेरिकन हुकूमत को, वहां के सेनेटर्स को, वहां के अहम तरीन कमेटी के चेयरमैन को, बल्कि जो दूसरे ममालिक के लोगों को, उन तक को अप्रोच किया, और एक बड़े सॉलिड प्लानिंग एंड पॉलिसी जो खारजा है उसके तहत वो कामयाब हो रहे हैं। आपने क्या किया? आपने यहाँ बैठ के एक वर्चुअल खिताब कर दिया, और उसमें भी आपने जो है वो फेक न्यूज के ऊपर बात कर दी। देखें कहां है, आपने भेज दिया वजीर खारजा को, कहां नजर आए, किन चीजों में, किन से मिले, कहां पॉलिसी कोई इंप्लीमेंट हुई। आपने एक वजीर को भेजा जिसने तमाशा बना दिया अमेरिका में जाके। जो कुछ भी हुआ है मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। जो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनको मेंशन किया गया है, वो इस बात का इजहार कर रही हैं कि ये बिल जो है इसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। खाली इजाफा हो नहीं सकता, बल्कि सूरत हाल जो है वो मुश्किल हो सकती है। और ये बिल जो है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और तालिबान को एक ही आंख से अमेरिका देखने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर है जो क्वाड हुआ है वो भी इसी तनाजुर में है, और अब चीन जो है उसको भी इस सूरत हाल में जोड़ा जा रहा है, और भारत जो है उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर के ऊपर उजागर करने के लिए उसकी क्या क्या किस जगह के ऊपर जरूरत है उसको भी पूरा करने की बात की गई है। जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि एक डायलॉग शुरू हो चुका है यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में। ये बिल अक्कासी है कि इंडियन कितने स्ट्रांग हैं और अमेरिकन को क्या रिजर्वेशंस हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले हालात जो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा प्रेडिक्ट करने के हवाले से, कि अगर चाइना वहां पे वैक्यूम फिल नहीं करता
और अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पे आगे चलता है, तालिबान कुछ चीजें मानते हैं, तो फिर इतना इस बिल की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर चाइना वहां आता है, अमेरिकन वहां रिजर्वेशंस होती हैं, तो ये बिल जो है एक फाउंडेशन बनेगा आगे आने वाले हालात के लिए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप इन द रीजन, ये उनको डिफाइन कर रहा है। ये ओरिजिनली दिस इज अ फाउंडेशन। इसमें मैं दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा बिल में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न है। एक तो ये है कि उन्होंने 2001 से 2021 तक का रैकेट 180 डेज में रिपोर्ट, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसके बारे में पूछा गया है। और दूसरा, इसके एंड के ऊपर जो लिखा गया है कि भारत को मायशी और दफाई लिहाज से वहां पे स्ट्रॉन्ग किया जाए तालिबान और चाइना के खिलाफ। तो मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन दिस इज अ ह्यूज कंसर्न। जो बातें लिखी गई हैं वो बड़ी वो है जो तारड़ साहब बात कर रहे हैं चीन के हवाले से। इसके अंदर जो चाइना का अफगानिस्तान के अंदर मादनियात की सूरत हाल है, उसके ऊपर भी बात जो है वो की गई है। आप ये पाकिस्तान से बड़ा ही आर्गुमेंट आता है कि वो सब अरेस्ट हैं और वो सब जेल में। सर, लखवी का बच्चा हुआ था सर, वो जेल में था, 2 साल तक जेल में था, उसके घर में बच्चे हो रहे सर, ये कैसे हुआ था कमाल? जरा सर मुझे ये समझाएं। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान में कई बार क्या होता है कि ज्यादातर जब इंडिया का मामला होता है और इंडिया का मामला ना भी हो, इंडियन डिबेट्स में आप देखिएगा, जब डिफेंस के रिलेटेड कोई रिलेट करती कोई डिबेट हो तो उसमें आर्मी या फिर कोई एक्स आर्मी वाले भाई साहब होंगे जो मेजर रह चुके हो, जो ब्रिगेडियर रह चुके हो, जिन्होंने सेना में सर्व किया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि हर डिबेट में कोई ना कोई एक बंदा, चाहे वो पॉलिटिक्स पर बात हो रही हो, इंटरनल मैटर पर बात हो रही हो, चाहे और कोई मैटर पर बात हो रही हो, वहां पर होंगे। अब यहाँ पर एक ब्रिगेडियर भाई साहब है पाकिस्तानी, अभी पूछ रहे थे तो यहाँ पर हमारे जो भाई साहब है उन्होंने अच्छा खासा जवाब दिया। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि भी पाकिस्तान में किस टाइप का कानून चलता है हम सबको पता है। जब किसी आतंकवादी को यहाँ पर पकड़ा जाता है तो उसके घर में बच्चे पैदा होते हैं। अब ये कौन सी सुविधा दी जा रही है? इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ चलता है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर हम सबको पता है कि बात ये हो रही है कि भाई जिस आतंकवादियों को पकड़ा है आपने, उसको खुली छूट दी होती है आपने कि वो चुप के घर भी जाता है, चुप के वापस भी आता है, दुनिया को दिखाने के लिए या फिर एफएटीएफ की ग्रिल से जो पहले था वहां से निकलने के लिए, ये सारे काम आप करते थे। और दूसरी बात ये भी हो रही है कि बुरहान वानी, खैर बुरहान वानी पर तो बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इनका एक ये है वैभव जी का, मैं कहूंगी कि बड़े ही नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम इनका चैनल देखते हैं या हम इनकी ट्वीट्स देखते हैं तो वो हमेशा अजीब सी और खासतौर पे पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होती। चीमा साहब आपसे काफी नाराज हैं, वैसे बस यहीं पे बता दूं, चीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है, इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप लोग बलूचिस्तान पे मुसलसल बात करते हैं और इसी तरह से आपकी ट्वीट्स भी होती हैं? देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे? तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि अब मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। अब देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। तो सर अब ऐसे लोग जो, मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान वानी शहीद है। देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया, तो बुरहान वानी तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो सकता है और वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे कि उसको शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान देखिए, नेहरू लेके गए थे कश्मीर का इशू, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया सर। और नेहरू ने वही नहीं, नेहरू ने और भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है और वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए? पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं
और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलूचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए, तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो कश्मीर में तो आर्म्ड इंसर्जेंसी 1989 में शुरू हुई, बलूचिस्तान में तो आर्म्ड जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, he was the first person to take the path to the mountains। सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में, और उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू करी बलूचिस्तान में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं, और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। सर देखिए, मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है, और आपके यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलूचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि रॉ कुछ कर ही नहीं रही। ये पाकिस्तान से बड़ा ही आर्गुमेंट आता है कि वो सब अरेस्ट हैं और वो सब जेल में। सर लखवी का बच्चा हुआ था, सर वो जेल में था, 2 साल तक जेल में था, उससे घर में बच्चे हो रहे। सर ये कैसे हुआ था कमाल, जरा सर मुझे ये समझाएं। मैंने नहीं सुना, ये आपसे सुन रहा हूँ, मेरे नॉलेज में। अरे सर ये ऑन द रिकॉर्ड है सर। देखिए पाकिस्तान में एक बच्चा हुआ था, एक बच्चा हुआ था, उसका बेटा हुआ था जब वो जेल में था, एक बच्चा हुआ था। देखिए लड़ाइयाँ ये चलती रहेंगी। आप जो बात कर रहे हैं टेररिज्म, पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व नाउ। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो नेहरू गए थे वहां पर यूनाइटेड नेशन में, तो अगर आपको उन पर एतराज है देन आप एक डिस्प्यूट तो रिकग्नाइज है ना, इसको तो हम नहीं कह सकते रिकग्नाइज नहीं है। तो व्हाई डोंट यू सिट विद पाकिस्तान एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। देयर विल व्हेन यू सिट, और जितनी भी लड़ाई होगी आपकी, अल्टीमेटली चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, कोई वॉर ले लें, देन यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड रिजॉल्व द इशू। एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान इंडिया के केस में कि आर बाउंड्रीज आर परमानेंट। जो नेबर्स परमानेंट होते हैं और बाउंड्री परमानेंट होती है, यू शुड लर्न टू लिव पीसफुली, इट इज बोथ ऑफ अस। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि जब एक क्रॉप क्लियर करेगा तो दूसरा करता है, इसलिए एक पहले फिदा और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। देयर 101 अदर इश्यूज, आप वो भी नहीं बात करना चाहते। मैं तो ये कहता हूँ नाउ इज हाई टाइम, वी आर बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज। हमारे अवाम चाहते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक तरक्की, सोशल वेलफेयर बीइंग चाहिए। तो आप बैठे जी मेजर साहब, लेकिन एक चीज और है कि आप लोगों को सीपैक से भी प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बैठ के बात हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज है कि 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, व्हिच इंक्लूड्स पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। एज एन इंडियन, माय पार्लियामेंट्स 1994 रेजोल्यूशन सुपरसीड्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस ऑफ 1948। नंबर 1, इंडिया बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयारी नहीं है। तीसरी बात, ये जो हम लोग आपने बात करी सीपैक की, देखिए साहब, कई पाकिस्तानी कहते हैं, मैं बस 1 मिनट लूंगा, कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब इंडिया बड़ा जेलस है क्योंकि सीपैक है और इतनी बड़ी ट्रेड है। मैं पहले भी आप ही के वीडियो में बता चुका हूं कि सीपैक टोटल अभी इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन का हुआ है, 45 बिलियन का वो, और जो 60 बिलियन है वो 15 साल के पीरियड में होना है पाकिस्तान में। मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी है सीपैक की, जितना सीपैक का 15 साल में होना है उससे ज्यादा, उससे दुगना हर साल इंडिया में होता है। इतना, उससे ज्यादा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारी सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड है। तो $60 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स, मतलब ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया, हमने कभी सीपैक के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करा, हमारा सिर्फ 1 सिंगल ऑब्जेक्शन है, सीपैक इंडिया से आता है। 1994 पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और सीपैक की एंट्री वहां से होती है। दैट इज आवर ओनली ऑब्जेक्शन। हम चाहते हैं चाइना $200 बिलियन इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? आपका मुल्क अलग है। अलाउ मी टू कंप्लीट सर विद योर परमिशन। पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि
अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सीपैक, तो मैं बता दूं, हर एक डील, हमारी जितनी भी डील्स हैं, इंडिया की डील्स जितनी भी हैं, आप उनके पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। अमेरिकन ने अगर 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, अगर सऊदीज ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, राइट, सीपैक का अभी भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन है, कितना पैसा आपको देना है, अगली किस्त कब जाएगी। और यही वो आपके जो जीओसी साहब थे, जीओसी साहब ने यही वो वीडियो, में अगर होता तो मैं आपको जरूर भेजता। मैं वैभव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आरजू और ब्रिगेडियर साहब को दोनों को भेजें। वो जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग जीओसी हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो कह रहे हैं सर कुछ पता ही नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी। जी वैभव, तो देखिए वो मेजर साहब भी बता रहे थे, वो पेशावर कोर के जो जीओसी थे, उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सीपैक में सिर्फ क्या पंचर लगाने के लिए गाड़ियों के, तो ही सेड दिस। तो अब उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, आप वहाँ जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अगर सीपैक इतना ही बड़ा गेम चेंजर है तो। दूसरी चीज ये है कि ब्रिगेड साहब बार बार कह रहे हैं कि बात करें बात करें बात करें। सर 70 साल से तो बात कर रहे थे। नेहरू साहब आपने खुद कहा कि वो खुद यूनाइटेड नेशंस लेके गए, फिर उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया के, सबने पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी उसके साथ बात करी, इवन मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ बात करी। रिजल्ट क्या निकला? अगर वाजपेयी साहब बस लेके लाहौर गए तो बदले में कारगिल किसने किया? अगर, और नवाज शरीफ ने खुद बोला था कि मुशर्रफ ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा, ठीक है, मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने खुद कहा। उसके बाद मोदी साहब अगर वहां गए उनके पोती की शादी में, तो उसके बदले में उरी और पुलवामा और पठानकोट और क्या क्या, जब भी इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है आपके यहाँ से, आपका जो डीप स्टेट है, आईएसआई है, वो इस तरह के मिस एडवेंचर्स करती है ताकि टॉक्स डिरेल हो। तीसरी चीज ये है कि आप आज बात करना चाहते हैं, आप आज से पहले बात नहीं करना चाहते थे। आपसे मुराद मेरी कि आपकी जो रियासत है वो आज इसलिए बात करना चाहती है बिकॉज वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके ऊपर ग्लोबल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा है, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है, और जो ओवर डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो गई है कि बिना चाइना के यू कैन नॉट इवन मूव एन इंच। आपका चाइना के सिवा दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा। आप 2-3 बिलियन डॉलर के लिए वजीर आजम को ड्राइवर बनना पड़ रहा है सऊदियों का और दुबई वालों का। तो जो आवाम जाकर के काम दुबई में करती है, वो काम आउटसोर्स कर लिया पाकिस्तान में वजीर आजम ने। इमरान खान के एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया आज तक, और लंबे टाइम में ना, हाँ, और इमरान खान ने कम से कम 500 ट्वीट किए होंगे अगस्त से लेकर अभी तक, एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया मोदी ने। तो ये सर डेमोक्रेसी में ये होता है, जब एक जो बंदा इलेक्टेड होता है ना, वो एक इलेक्टेड बंदे की तरह सोचता है, और जो सिलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड की तरह बिहेव करता है। अब हुआ है ये सच है। आप तो ये सब जो चीज है। दूसरी चीज, ये जो दादा का बच्चे का केस बताया, वो मस्जिद से फायर करा था टेररिस्ट, और जो बच्चे को ले गए थे उसको चॉकलेट देके उसके घर में हैंडओवर करा था, और उसके पहले वो बच्चा साइकेट्रिस्ट के पास गया था बिकॉज ही वाज वेरी डीपली डिस्टर्ब्ड। इसी के दादा को क्रॉस, देखिए बात ये ना, और उसके जो खानदान वाले कह रहे हैं, मैंने एक सवाल पूछा तो लोगों ने बोला कि वह बात तो ठीक है, उनकी जो बेटी थी, बेटी कह रही है जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे बाप को मार दिया। मैंने पूछा कि, मैंने उनको बोला कि उनसे जाके पूछना, आप थे वहां पे, आप थे वहां पे। ये एक इम्तियाज हुसैन है, वेरी फेमस ऑफिसर, बड़ा जाबाज ऑफिसर है कश्मीर पुलिस का। इम्तियाज हुसैन ने अपना एक एग्जांपल दिया था ट्विटर में, उनकी 14 साल की कजन को मारा टेररिस्ट ने, 14 साल की कजन को मारा। उनका ट्वीट है इम्तियाज हुसैन के, आप ट्विटर हैंडल पे जाइएगा, ब्लूटिक हैंडल है उनका। इम्तियाज हुसैन साहब ने बोला कि मेरे कजन सिस्टर को मारा, बहुत पहले की बात है, और मेरे घर पे फोन आ गया कि तुम ब्लेम करो कि बीएसएफ ने मारा है। कह रहा है ये कश्मीर है जहां पे लाशें बिकती हैं, डेथ सेल्स। मैं सिर्फ ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने ये बोला ना कि ये टेररिस्ट अलग होता है और फ्रीडम फाइटर अलग होता है, तो मेरा ब्रिगेडियर साहब से ये सवाल है सर कि लश्कर तैयबा वाले जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं, और जो बीएलए वाले हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं? बस मैं ये जानना है। बाकायदा तौर पर एक जो ऑफिशियली आप कह लें, बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान से एक तालिबान की तरफ से मुतालबा था, वो ये था कि पाक अफगान सरहद 2200 किलोमीटर से ज्यादा पर बाढ़ लग चुकी है, उसको हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। और क्या ये पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो मामलात हैं, क्या उसको ये मुतासिर कर सकता है, ये इतना बड़ा इनकार? ये बहुत बड़ा सवाल है। भाई अगर पाकिस्तान में कल खुदा ना खास्ता हमले होते हैं, हम किस मुंह से दुनिया के पास जाकर कहेंगे कि ये तालिबान ने हमारे साथ ये किया है? दुनिया तो कहेगी कि जी आपने खुद किया है, आप खुद भुगते हैं। फोटो दिए हैं तो हमने इनके बंदे लिए हैं ना।
देखो हम या तो बंदे देने के नोटू लेते हैं या बंदे लेने के नोटू लेते हैं। पाकिस्तान को पहले जो तहफ्फुज़ात थे अफगानिस्तान से, आज भी वही तहफ्फुज़ात हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरन लाइन है वो अफगानिस्तान के लोग नहीं मानते, तालिबान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? मैंने पिछले दिनों एक डिटेल में एक वीडियो देखा, डिटेल में थोड़ा पढ़ा, तब मुझे पता चला कि मुझे ये पता था कि वो नहीं मानते। उनके कुछ लोग यहाँ रहते, मतलब जो पख्तून है वो अच्छे खासे लोग अफगानिस्तान में और पख्तून पाकिस्तान में भी है। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा डिटेल में जब देखा तब पता चला कि अंग्रेज जो इंडिया में थे, रशिया उन पर इन्वेट ना कर दी, इसलिए एक बफर स्टेट बनाया था, या फिर कहे कि अब एक बफर स्टेट पर एक काम करता था अफगानिस्तान। तो अब इंडिया पर तो यूके का शासन चल रहा था, तो इंडिया की बॉर्डर कहाँ तक होगी? तो ये उन्होंने ड्रॉ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी और जिसको बोल दिया डूरन लाइन। अब उस डूरन लाइन उन्होंने जो ड्रॉ की उसमें ऐसी सिचुएशन हो गई कि कुछ पख्तून ऊपर रह गए, कुछ पख्तून नीचे रह गए। अब मान लीजिए अंग्रेज चले गए तो फिर उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था कि भाई आप अपना एरिया ठीक से फिर से ड्रॉ कर लो, लेकिन ये मौका नहीं दिया गया उनको। पाकिस्तान आज भी कहता है कि भाई आप इसको मान लीजिए, बहुत ही पोलाइटली कहता है, लेकिन तालिबान इसको मानने को तैयार नहीं, और आज नहीं तो कल वो पख्तून वाला एरिया अफगानिस्तान कब्जा करके ही रहेगा। और इसीलिए जब पाकिस्तान वो बाढ़ बनाने की ट्राई करता है डूरन लाइन पर, अफगानिस्तान मानने से मना कर देता है। कई बार तो कई लोगों को ठोक भी दिया है। के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अब पाकिस्तान ने बड़ा मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है। तालिबान का बहुत बड़ा जो मुतालबा था वो मानने से इनकार किया है। बाकायदा तौर पर एक जो ऑफिशियली आप कह लें, बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान से एक तालिबान की तरफ से मुतालबा था वो ये था कि पाक अफगान सरहद उसको खोल दिया। यानी खोलने से मुराद ये कि जो बाढ़ है ये 2700 किलोमीटर की जो सरहद है, इस पर 2200 किलोमीटर से ज्यादा पर बाढ़ लग चुकी है, उसको हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, जहां मर्जी से लोग आए जाएं। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। बाकायदा वजीर दाखिला ने कह दिया ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इसकी वजह उन्होंने क्या बताई है, इसकी तफसील क्या है, ये बहुत बड़ी खबर है। और क्या ये पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो मामलात हैं, क्या उसको ये मुतासिर कर सकता है ये इतना बड़ा इनकार? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरान हो रहा हो चीन, यानी खुराक का भी, क्योंकि वहां पर हालात अगर खराब होते हैं खुदा न खास्ता, तो जाहिर है कि फिर जखीरा अंदोजी होगी और वहां पर फिर हर चीज स्मगल होकर वहां कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, यहां से जाएगी, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है। इससे भी बढ़कर दहशतगर्दी, यानी बाढ़ हटा दें तो कोई भी आ जाए वहां से, अलकायदा, टीटीपी। अभी हाल ही में आपने देखा कि फिर हमला हुआ पाक अफगान सरहद पर, उसमें हमारे फौजी जवान शहीद हुए। ये तो अफगान हुकूमत भी ये कहा करती थी, बाकायदा तौर पर जो वहां पर फौजी थे अफगान फौज के, वो फायरिंग करते थे, फैसिलिटेट करते थे दहशतगर्दों को। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, क्या कहेंगे आप? जी, ये मेरे ख्याल में बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए। इसका मतलब ये है कि तालिबान पीछे हट रहे हैं और वो जो हमें तवक्का थी कि वो टीटीपी के बारे में बहुत वाज़ेह पॉलिसी अपनाएंगे, उन्होंने फिर गोलमोल पॉलिसी अपना ली है। और ये याद रखनी चाहिए हमें बात कि तालिबान चाहे वहाँ के हों या यहाँ के हों, ये असल में बुनियादी तौर पर जिहादी ग्रुप हैं। और जिहादी ग्रुप का अगर अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है तो वो लामहला अब नहीं तो बाद में चाहेंगे कि वो जिहादी नैरेटिव आगे चले, जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। और पाकिस्तान को जुनैरा में बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत मोहतात चलने की ज़रूरत है। अब ये सूरत हाल है कि हम मोहतात बिल्कुल नहीं है। हमारे तमाम वज़रा, हत्ता कि आज जो है वो अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो वहाँ पर तालिबान की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तालिबान के बारे में दुनिया को अपना रवैया बदलना चाहिए। शेख रशीद साहब भी यही कह रहे हैं, मुईद यूसुफ यही कह रहे हैं। भाई अगर पाकिस्तान में कल खुदा ना खास्ता हमले होते हैं, हम किस मुंह से दुनिया के पास जाकर कहेंगे कि ये तालिबान ने हमारे साथ ये किया है? दुनिया तो कहेगी कि जी आपने खुद किया है, आप खुद भुगतें। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम इस तरह से दुनिया में वकालत तालिबान की ना करें, खामोश रहें। अगर कुछ ओपनली नहीं कह सकते तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। देखें हालात किस तरह से अनफोल्ड होते हैं, तालिबान के रवैये को देखें और फिर बात करें। वो किसी न किसी तरह तालिबान के ज़ेर असर ही रहे हैं पिछले 20 साल में। काबुल निकाल के जो पाकिस्तान की सरहद के करीब पश्तून इलाका है वो काफ़ी तालिबान के ज़ेर असर रहा है। अब ये लोग कोई फ़ज़ा से तो एकदम नाज़िल नहीं हुए कि आके इन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया है या 75,000 की फ़ौज बना ली है। ये इन इलाकों में पहले से मौजूद थे, ये इलाके इनके ज़ेर असर थे। सब जानते हैं कि काबुल से 100 किलोमीटर दूर तालिबान की चेक पोस्ट भी हुआ करती थी, एक खामोश अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे लगता है कि ये कोई गवर्नमेंट बनने के बाद भी उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी।
मैंने कहा यार इतनी मोहब्बत कहां से आ गई पाकिस्तान पे कि दे दिए। तो भाईजान ये नोटू हमें मिल रहे हैं और ये नोटू हमें और भी देंगे। दूसरी बात ये है कि ये नोटू दिए हैं तो हमने इनके बंदे लिए हैं ना। देखो हम या तो बंदे देने के नोटू लेते हैं या बंदे लेने के नोटू लेते हैं। अब इन्होंने अपने बंदे हमें दिए हैं कि यार इनको कुछ अरसे के लिए रखो, तो नहीं तो हम ऐसी फोकट में कोई काम नहीं करते भाई। आपने क्या समझ लिया, हम बाल की जूं मार के नहीं देते, ना वो हमें कुछ विदाउट फेवर देते हैं ना हम उन्हें कोई विदाउट फेवर देते हैं। तो अच्छी नेगोशिएशन है। अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप ये है कि आईएमएफ ने भी पैसा दे दिया, सीपेक में भी सरमायाकारी आ गई, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो गई, रिकॉर्ड रेमिटेंस हो गई। दाल यार 200 रुपए किलो से ज्यादा क्यों बिक रही है ये समझ में नहीं आ रहा। फल सब्जियां इतनी महंगी क्यों मिल रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा। जब मैं लेने के लिए जाता हूं सब्जियां, फल हैं, तरकारी वगैरह, तो मैं हैरान हो जाता हूं कि यार चीजों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं, तो पैसे सारी दुनिया दे रही है हमें डॉलरों की बारिश हो रही है, हमारा जीडीपी, पीडीपी, एसडीपी, डीबीटी सब कुछ बढ़ रहा है, हमारा बीपी भी बढ़ रहा है, हाँ, हमारा शुगर भी बढ़ रहा है, सही है। लेकिन जो है वो ये फल सब्जियां सस्ती नहीं हो रही। तो फाजिल वजीर ने बताया कि देखें महंगाई जो है ना वो अच्छी है, इससे किसान को फायदा हो रहा है। लेकिन वो एक चीज आपसे मैंने ये पूछनी थी कि दालें तो पाकिस्तान में है ही नहीं। आई लाइक फवाद चौधरी, बड़ा हम्बल आदमी है, अल्लाह ताला दोबारा से आजी इंकसारी का मौका देगा। वक्त तो बदलते रहते हैं। आपको पता है कि मुशर्रफ साहब के साथ अच्छा इन्होंने दौर गुजारा। मुशर्रफ साहब के स्पोक्स पर्सन थे फवाद चौधरी साहब। यार मुशर्रफ साहब तो खिलाफ नहीं थे तालिबान वगैरह के, है ना। तो तब फवाद चौधरी साहब तालिबान के बारे में क्या कहते, तेरी नौकरी बचा के रखनी है भाईजान, मैंने अपनी, छोड़ो यार। फिर उसके बाद पीपल पार्टी के साथ भी रहे, गिलानी साहब के माविन भी रहे, फिर उसके बाद पीटीआई में भी आ गए। यार किस्मत हो तो है। पाकिस्तान को पहले जो तहफ्फुज़ात थे अफगानिस्तान से, आज भी वही तहफ्फुज़ात हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालिया जो पिछले दिनों वाकयात हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल भी की। इशू ये है हमारे लिए जो आपने पॉइंट आउट किया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है 26 जुलाई को, 12,000 बैरूनी दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसमें अक्सरियत यानी कि 6,000 या 6,500 टीटीपी के हैं जो पाकिस्तान दुश्मन तंजीम है। उसके अलावा दाइश भी है, अलकायदा भी है, चीन दुश्मन भी है, रूस और उज़्बेक दुश्मन भी है। लेकिन हमें कंसर्न है कि ये टीटीपी जो माजी में एक हथियार था हिंदुस्तान का, अब उस पर लगाम लगाएगी। मेरे पास जो खबर है एक बहुत बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के 7 सिपाहियों को, 7 फौजियों को तालिबान ने अब यरगमाल बना लिया है या उनको अपनी हिरासत में ले लिया है। खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो अफगानिस्तान की तरफ चले गए और तालिबान ने पाकिस्तान के 7 फौजी गिरफ्तार कर लिए हैं। ना हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं इस हवाले से, ना ही हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर समझते हैं, लिहाजा जो पाकिस्तान ने करना है कर ले। यानी इस हद तक मामलात कशीदा हो चुके हैं। बाकायदा विद द कनाइवेंस ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट इन काबुल ये सब कुछ हो रहा है। इतने लंबे बॉर्डर के ऊपर इतने खौफनाक किस्म की वारदात करना नॉन स्टेट एक्टर्स का काम नहीं है। तालिबान ने जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर आकर मुदाखलत की है और पाकिस्तान के फौजियों को गिरफ्तार किया है, तो फिर यह मामला इंतहाई ज्यादा संगीन होगा और पाकिस्तान इसका रद्दे अमल देगा। इस वक्त जो तालिबान हैं उन्होंने आज पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से सबसे बड़ी गलती कर दी है, सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है। आज तालिबान ने वो कदम उठाया है जिसको रेड लाइन से ज्यादा अगर ये कहें कि जंगी इकदाम है। नमस्कार दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपका दुश्मन बहुत छोटा उस लेवल का हो जाता है कि आप उसको सोचते हो कि इसको मार के मैं क्या करूंगा। यहां पर भी यही हो रहा है। टीटीपी वाले जब चाहे तब पाकिस्तानियों की बजा कर चले जाते हैं, और पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी नागरिक की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी आर्मी के लोगों की बात हो रही है, सैनिकों की बात हो रही है। अब पिछले दिनों न्यूज आई थी कि पाकिस्तान के 7 सैनिकों को जो है वो टीटीपी वालों ने बंदी बना लिया है।
अब सिचुएशन इतनी खराब है कि ना ही वो छुड़वाने जा सकते हैं, कोई ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे। और टीटीपी वाले पाकिस्तान की आर्मी के साथ छोटे बच्चों की तरह खेलते हैं, मतलब जैसे कि पाकिस्तानी आर्मी वाले छोटे बच्चे हो, ट्रेनी हो, इंटर्न हो। ऐसा नहीं कि वो एक ऐसा बिल्कुल उनको नहीं है कि वो जो है वो एक सैनिक है, मतलब जब चाहे तब मार दिया, जब चाहे तब किडनैप कर लिया, जब चाहे तब बंदी बना लिया। और कुछ एरिया तो ऐसा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर जहां पर पाकिस्तानी आर्मी जाने से भी डरती है, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है टीटीपी का। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। पास जो खबर है एक बहुत बड़ी खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो हम कहते रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है, पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान के इदारों का इम्तिहान लिया जा रहा है, तो आज तालिबान ने वो कदम उठाया है जिसको रेड लाइन से ज्यादा अगर ये कहें कि जंगी इकदाम है, इश्तियाल अंगेज इकदाम है, और पाकिस्तान की फौज के टेम्परामेंट के साथ खेलने की कोशिश है और पाकिस्तान को ललकारने के मुतरादिफ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मेरे पास खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के 7 सिपाहियों को, 7 फौजियों को तालिबान ने अब यरगमाल बना लिया है या उनको अपनी हिरासत में ले लिया है। ये वाकया कैसे पेश आया है, लेकिन ये खबर इतनी सेंसिटिव है, ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी हसास है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो तालिबान हैं उन्होंने आज पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से सबसे बड़ी गलती कर दी है, सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है और पाकिस्तान को आज उन्होंने उस नहज तक पहुंचा दिया है जहां पे अब पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कार्रवाई करें या हम एक्शन लें। किस तरीके से मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त वहां से हमारे पास खबर जो है वो ये है कि तालिबान ने बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फौज के 7 सिपाहियों को गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है, जिसको आप कैप्चर करना कहते हैं वो किया है। मैं आपको डिटेल्स बताना चाहता हूं ये वाकया कहां पे पेश आया है, वहां पे जर्नलिस्ट इस बारे में इस वक्त क्या कह रहे हैं और फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान ने इनका मुंह देखना है, खामोश बैठना, करना क्या। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये पक्तिका सूबा है अफगानिस्तान का और पक्तिका सूबे के अंदर जो गोमल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बताया यह गया है कि पाकिस्तान की फौज के 7 सिपाही जो हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पे 2 की बात की गई, लेकिन अब अफगानिस्तान का जो एक बड़ा मीडिया हाउस है तुलो न्यूज, उसके जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है अब्दुल्ला उमरी, उन्होंने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है, इस खबर को रिपोर्ट भी किया है और उन्होंने ये बताया है कि 2 फौजी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के 7 फौजी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तालिबान इस बारे में क्या बता रहे हैं मैं इस बारे में तो बताऊंगा। मैं सबसे पहले खलील जरदान के मुतालिक बताना चाहता हूं जिन्होंने सबसे पहले 2 खबरों के मुतालिक बताया था। उन्होंने आज ट्वीट किया, इन गोमल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पक्तिका बॉर्डर मिलिटेंट्स कैप्चर्ड अलाइव 2 पाकिस्तानी मिलिशिया सोल्जर्स हु हैड क्रॉस्ड द लाइन। उनके मुताबिक जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तालिबान की, उन्होंने आज 2 फौजियों को जिंदा गिरफ्तार किया है। ये उन्होंने 4:28 के ऊपर खबर रिपोर्ट की, जिसके बाद जो तुलो न्यूज है उन्होंने बताया कि नहीं जनाब, ये मामला सिर्फ 2 फौजियों का नहीं है, ये तो बात उससे कहीं आगे चली गई है, ये तो 7 फौजियों की बात है। और टीआरटी वर्ल्ड के नुमाइंदे ने इस वक्त ये बताया है कि जनाब उन्होंने तो लफ्ज कैप्चर का किया, जिसको पकड़ना कहते हैं, कि 7 फौजियों को पकड़ लिया या गिरफ्तार कर लिया है। और उनके मुताबिक ये इस चीज का इंडिकेटर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है वो बैड से वर्स हो रही है, यानी बद से बदतरीन हो रही है। और अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं 2 इंपॉर्टेंट बातें कि अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो अफगानिस्तान की तरफ चले गए और तालिबान ने पाकिस्तान के 7 फौजी गिरफ्तार कर लिए हैं। नाज़रीन, ये खबर नशर की गई है तुलू न्यूज से वाबस्ता एक सीनियर सहाफ़ी ने, और उसने ये दावा किया है कि पाकिस्तान के फौजी गलती से बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं जिनको अफगानिस्तान के तालिबान के फौजियों ने गिरफ्तार कर लिए हैं। नाज़रीन, एक ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदों पर कशीदगी है, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर फेंसिंग के हवाले से इख्तलाफात हैं, ये खबर एक बहुत बड़े हादसे को बता रही है। नाज़रीन, अगरचे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 7 फौजी गिरफ्तार किए हैं, जाहिर सी बात है उन्हें वापस कर दिया जाएगा क्योंकि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। अफगान तालिबान के वजीर दिफा
मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद का जो ऑर्डर है वो मैं आपको सुना चुका हूं, बता चुका हूं। आज की वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि उन्होंने खुद इस सर्कुलर जारी किए हैं और कहा है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की सरहदों पर किसी भी तरह की कशीदगी नहीं करने दी जाएगी और वीडियोस और तस्वीर बनाने से भी रोक दिया गया था। तो नाज़रीन काम, ये जो खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के फौजी गिरफ्तार हुए हैं और इसमें यह भी दावा किया गया है कि दरअसल जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो गलती से क्रॉस करके गए हैं, तो अफगान तालिबान इन फौजियों को रिहा कर देंगे। और अगर ऐसे काम अफगान तालिबान ने जानबूझकर पाकिस्तान के अंदर आकर मुदाखलत की है और पाकिस्तान के फौजियों को गिरफ्तार किया है, तो फिर यह मामला इंतहाई ज्यादा संगीन होगा और पाकिस्तान इसका रद्द अमल देगा। एक उन्होंने कहा कि ईस्टर्न बॉर्डर जो है और वेस्टर्न बॉर्डर जो है, दोनों की सूरत हाल पर उन्होंने हमें बताया और अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि ये छोटे मोटे वाकयात हैं, ये होते रहते, सॉरी ये नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। नो, आई डोंट बिलीव दैट, आई डोंट ट्रस्ट दैट स्टेटमेंट। आई थिंक बाकायदा विद द कनाइवेंस ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट इन काबुल ये सब कुछ हो रहा है। इतने लंबे बॉर्डर के ऊपर इतने खौफनाक किस्म की वारदात करना नॉन स्टेट एक्टर्स का काम नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिंग बैक टू इंडिया, उन्होंने इंडिया के हवाले से भी ये तासुर देने की कोशिश की कि जी बड़ी देर से 1 साल से ज्यादा हो गया है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो बड़ी पीसफुल है, विच इज अ गुड थिंग। ऑल राइट, जो मैं इंडियन पॉलिसी देख रहा हूं, जो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को मैं देख रहा हूं, जिस तरह वो पाकिस्तान के इदारों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें हमारी अपनी गलतियां हैं। तो अल्टीमेटली वो तबाही आके उस जगह पर आ जाएगी कि हमें जाकर एक अमेरिकन की सपोर्ट के साथ उन टर्म्स पे हमें शायद फैसले करने पड़े जहां पर हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट कराएं। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया की हेजेमनी चाहते हैं, को फिर से दो लख्त करने की साजिश है। अच्छा, ये जो फिर से का लफ्ज है ये इशारा है 71 की तरफ। पाकिस्तान इस वक्त खतरे में है। पाकिस्तान के दुश्मन जो इंडिया का जो चीफ है, उसने जो पहला दौरा ही किया है, उसने मकबूजा कश्मीर में उसने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है और हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। फ़िज़ाइया को तैयार रहने को हुक्म दे दिया गया है। वहाँ पे जो है इस वक्त किसी वक्त भी उन्होंने कहा जंग हो सकती है। श्रीलंका और पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क थे जो कि इंडिया की और हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, और दोनों शदीद मुश्किलात में हैं। वो हमारे इसी चीज़ का इंतज़ार करें कि यहाँ सिविल वार हो और वो पाकिस्तान की फ़ौज को अंगेज करके पाकिस्तान को उन्होंने वाज़ह कहा कि वज़ीर दिफा ने ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे। वो हमें इस जगह पर ले जाएंगे कि वो हमसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे उन टर्म्स पर जो पास में हम नहीं करते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब मान लीजिए कि 2 आस-पास में कंट्री है, एक बड़ा कंट्री, एक छोटा कंट्री है। तो छोटा कंट्री ज्यादातर ऐसा होता है कि वो बड़े कंट्री को फॉलो करता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो छोटा कंट्री बड़े कंट्री का गुलाम हो गया या फिर इस टाइप की कोई सिचुएशन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बात दरअसल यहाँ पर ये हो रही है कि भाई पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई इंडिया इस एरिया में पुलिसमैन ना बन जाए। अब पता नहीं ये लॉजिक उनको क्यों मतलब लग रहा है। बेसिक एक सिचुएशन ऐसी लग रही है कि उनको भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति जो एक नफरत है जो पहले से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, और दूसरा कि उनके बेस में ऐसा है, उनको पढ़ा यही जाता है। तो ये लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इंडिया की पॉलिसी या फिर इंडिया के साथ मिलकर हमें चलना होगा और उसमें बड़ा भाई भारत होगा। कैसे वो सह पाए, क्योंकि उनको वही है अभी तक। वो ये भूल जाते हैं कि वो कन्वर्टेड है, उनको यही कि बस ये मुगल वाला और ये सारी चीजें उनको दिमाग में घूमती रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि अमेरिका कहेगा कि भाई अगर आपको हमारे साथ धंधा करना है, अगर आपको हमारे पास से एड चाहिए, भीख चाहिए, तो आपको इंडिया जैसा कहता है वैसा आपको बिहेव करना पड़ेगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आज नहीं तो कल। इसके साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा सबसे अहम चीज जो हम गुज़श्ता 1 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिसीजन मेकिंग सूरत में है। मोहम्मद बिन सलमान जैसा बंदा कहता है कि हम किसी और तरफ जा सकते हैं ऑयल के बेचने के लिए। पाकिस्तान को क्योंकि 2 ग्रुप बराबर सामने आ चुके हुए हैं, 2 इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद सिस्टम कौन सा रहेगा स्विच ऑन करने के लिए? देखिए, बात यह है औरिया साहब के जो ग्रुप दूसरा वाला है जिसको रशियन और चाइनीज कहते हैं, या इसको दूसरा आप समझ लें कि रशियन
ये ग्रुप, अगर मुझसे आप आइडियोलॉजिकली पूछें तो मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए वो बेहतर है, मगर एक चीज होती है आइडियोलॉजी और एक चीज होती है जमीनी हकायक। जमीनी हकायक, हाँ, जमीनी हकायक ये कहते हैं कि आपको मजबूरी में वेस्ट के साथ ही चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट पर, और एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स की नहीं है बल्कि मैन पावर की भी है। तो एक्सपोर्ट मैन पावर की भी जो है वो भी वेस्ट के अलाइज हैं और गुड्स के भी हैं, वेस्ट के अलाइज हैं। जाना हमें वेस्टर्न साइड पे ही जरूरत पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक, तो इसकी क्या कीमत अदा करनी होगी हमें? जी, इसकी कीमत देखिए, कीमत तो मेरा ख्याल है अबुल जान साहब, कीमत हमने दे दी है, मगर मुझे जो खौफ है वो ये है कि हमें दो कीमतें और देनी पड़ेंगी। मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे दो कीमतें और देने वाली शक्ल नजर आ रही है। वो हमें इस जगह पर ले जाएंगे कि वो हमसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे उन टर्म्स पर जो पास में हम नहीं करते रहे हैं। ये मैं जो मैं तजिया देख रहा हूँ, जो मैं इंडियन पॉलिसी देख रहा हूँ, जो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को मैं देख रहा हूँ, जिस तरह वो पाकिस्तान के इदारों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें हमारी अपनी गलतियां हैं। तो अल्टीमेटली वो तबाही आके उस जगह पर आ जाएगी कि हमें जाकर एक अमेरिकन की सपोर्ट के साथ उन टर्म्स पे हमें शायद फैसले करने पड़े जहां पर हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट कराएं। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया की हेजेमनी चाहते हैं। देखिए, और ये अबुल साहब आप ये गौर करें कि श्रीलंका और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क थे जो कि इंडिया की और हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, और दोनों शदीद मुश्किलात में हैं। ठीक है, और ये उनका अपना कसूर है या किसी ने करवाया है, वो बात की बात है, मगर ये रियलिटी है कि इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है और हमारी और श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई है। तो हम माशी तौर पर उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि हमें शायद इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करना पड़े। आज वो रिजाइन भी कर गए ना, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी कर गया आज को 2-3 घंटे। लेकिन श्रीलंका जो है जिस तरीके से उसने IMF को खैरबाद कहा और जिस तरीके से चीन पर रिलाई किया, ठीक, दूसरी वो हमसे इसराइल को तस्लीम करवाएंगे। अच्छा, तीसरा वो हमसे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को मतलब उसको प्रोग्राम को मतलब कम से कम मैनेज करना या उसको मॉनिटर करने की पावर लेंगे। ये चीज ये तो शबरदार साहब, ये तीनों चीजें हैं जो कि हुसैन हक्कानी के उस खत के अंदर मौजूद थी कि हम आपको एक जॉइंट मॉनिटरिंग दे देंगे, हम इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक कर लेंगे। और इजराइल तो बस दूर दराज की सोच है, वो जब सऊदी अरब करेगा तो फिर देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन ये दो तो अहम चीजें नजर आती हैं शबरदार साहब। देखिए, बात ये है कि ये मैंने हुसैन हक्कानी की ये बात मैंने हुसैन हक्कानी के उसकी बुनियाद पे नहीं कही है। पहले हमने अपने इन बदअमालियों से और सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी में बदल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। अल्लाह न करे अब दोबारा इसके 4 टुकड़े कहीं न कर दें अपने हाथों से। तो सियासतदानों को लड़ाई के बजाय रहनुमाई करनी चाहिए। इमरान खान साहब को जो है इसको जो 20 मई को कॉल दी है, ये बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है, मुल्क में बहुत बड़ा इंतशार भी पैदा हो सकता है। ये वही इराक, शाम, मिस्र और लीबिया वाली तारीख दोहराई जा रही है। वहाँ भी पहले अपने उनके अदारों के खिलाफ अवाम को लड़ाया और उसके बाद नतीजा क्या निकला, उन मुल्कों का हाल आपके सामने है। खुदा न करे कल पाकिस्तान का भी यही हाल हो। अवाम को भी चाहिए अपने अदारों को, जब तक फौज है पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमें, और पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए हमारे फौजी जान कुर्बान कर रहे हैं और हम जो है अपना इत्तेहाद जो है बरकरार नहीं रख रहे, अपनी फ़ौज के खिलाफ शोले उगर रहे हैं। मैं सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुदा के लिए, पाकिस्तान इस वक्त ख़तरे में है। पाकिस्तान के दुश्मन जो इंडिया का जो चीफ है, उसने जो पहला दौरा ही किया है, उसने मकबूजा कश्मीर में उसने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है और हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। फ़िज़ाइया को तय रहने को हुक्म दे दिया गया है। वहाँ पे जो है इस वक्त किसी वक्त भी उन्होंने कहा जंग हो सकती है, तो वो हमारे इसी चीज़ का इंतज़ार करें कि यहाँ सिविल वार हो और वो पाकिस्तान की फ़ौज को अंगेज करके पाकिस्तान को उन्होंने वाज़ह कहा कि हम वज़ीर दिफा ने ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे। अभी भी हम होश के नाखुन नहीं लेंगे तो कब लेंगे?
खुदा के लिए मुल्क को बचाएं। बाकी जैसी चीज़ें आने जानी है सियासती खिलाफ को दुश्मनी में न बदलें और फौज को, हमारी पाक फौज है, इसके पीछे हम दीवार बन के खड़े हों और दुश्मन को पता चले यही इत्तेहाद ये तोड़ना चाहते हैं। उनके टारगेट एक पाकिस्तानी फौज है। $375 मिलियन में भारत से फिलिपाइन ने मिसाइल सिस्टम खरीदने का ऐलान किया है, जिसके लिए 2017 से कोशिश हो रही थी और भारत ने भरामूस और दीगर जो उनके मिसाइल्स हैं वो फिलिपाइन को देने का ऐलान किया है। चीन के जितने भी मुखालिफ ममालिक हैं भारत उनके साथ ताल्लुकात बना रहा है। तो इस मिसाइल की जितनी भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंपोजिंग है और उसके बाद एक्सपोर्ट भी है, वो भी इंडिया खुद कर रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट पर भी एक पॉजिटिव इमेज जाएगा। परचेज कर लिया है, जैसे कि हमेशा से इंडिया जो है बहुत ही अक्लमंदाना फैसले करता आया है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड करें। उन्होंने परचेज कर लिया, उनसे बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब वो इसके जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उनके पास होगा तो दूसरे कंट्रीज को जो है एक डर होगा कि क्या वजह है कि भारत में 5000 से ज्यादा डैम कहा जाता है और पाकिस्तान में कोई डैम बनाने का एक मसला पड़ जाता है, अजाब आ जाता है। वो बहुत और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है और मांगने वहां पहुंच जाते हैं, दे रहा से किया रहा है खुदा, शर्म भी नहीं आती हमें और हमें एटमी कुव्वत है और मांगने के लिए कशकोल लेके फिर रहे होते हैं। ये अचीवमेंट है, इससे अब उनकी वजह से जो है डर रहेगा कि अगर हैंकी फैंकी कोई की तो इंडिया जो है वो ये चीज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब जैसे चाइना जो है वो पाकिस्तान को मदद करता था, मतलब बिंदास मदद करता है, आज भी करता है, और हालांकि अब तो वो जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई क्योंकि उसको चाइना को लगता था कि एक बार पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमेशा के लिए इंडिया को एंगेज रखेगा। लेकिन पाकिस्तान को खुद भारत ने इतना अनस्टेबल कर दिया है कि वो अपनी कैपेसिटी में रहा नहीं है। लेकिन अगर आप देखो इंडिया, तो इंडिया चाइना के आसपास अच्छा खासा यहाँ पर घुस चुका है, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो वियतनाम हो। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि तकरीबन $400 मिलियन के आसपास की मिसाइल्स जो है इंडिया फिलीपींस को बेच रहा है और वो शायद जा चुकी है या फिर अब कुछ ही समय में उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। मतलब ये देखने वाली बात है कि चाइना के आसपास के कंट्री जो डरा करते थे अब उनके पास कोई ना कोई ताकत आ रही है जिससे वो डिफेंड कर पाएंगे खुद को, कहने का। और ये चीजें डराती है, चाइना को भी लगता है कि भाई जो हमारी हेजेमनी थी साउथ एशिया के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर, वो थोड़ी थोड़ी कम होती दिख रही है और इन सारे कंट्रीज आसपास के उनको मोरल सपोर्ट तो इंडिया का होता ही होता है। यहाँ पर यही बात तो हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। खबर है ये फिलिपाइन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। रॉयटर्स ने दावा किया है, रिपोर्ट दी है कि $375 मिलियन में भारत से फिलिपाइन ने मिसाइल सिस्टम खरीदने का ऐलान किया है, जिसके लिए 2017 से कोशिश हो रही थी और भारत ने भरामूस और दीगर जो उनके मिसाइल्स हैं वो फिलिपाइन को देने का ऐलान किया है। चीन के जितने भी मुखालिफ ममालिक हैं भारत उनके साथ ताल्लुकात बना रहा है ताकि साउथ चाइना सी के अंदर भारत चीन के खिलाफ है जो बागी हैं उनकी कमान कर सके। कहा जाता है कि थाईलैंड को, फिलिपाइन को और दीगर मुल्कों को भारत इसलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि चाइना पर सबकत ले सके। खबर है ये कि ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया का कंबाइंड था उसको परचेज कर लिया गया फिलीपींस की तरफ से $374 मिलियन में, जिसका 51% शेयर जो है वो इंडिया की तरफ जाएगा और 49% शेयर रशिया के पास होगा। इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो इस मिसाइल की जितनी भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंपोजिंग है और उसके बाद एक्सपोर्ट भी है, वो भी इंडिया खुद कर रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट पर भी एक पॉजिटिव इमेज जाएगा। जो परचेज कर लिया है, जैसे कि हमेशा से इंडिया जो है बहुत ही अक्लमंदाना फैसले करता आया है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड करें। उन्होंने परचेज कर लिया, उनसे बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब वो इसके जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उनके पास होगा तो दूसरे कंट्रीज को जो है एक डर होगा, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब का डर रहता है सबको कि इनके पास है, ये कभी भी हमने ऊंची नीची की, हैंकी फैंकी की तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इस चीज का भी एक बहुत बड़ी चीज है जो हुई है, जो अचीवमेंट की है इंडिया ने, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे अब उनके
वजह से जो है डर रहेगा कि अगर हैंकी फैंकी कोई की तो इंडिया जो है वो ये चीज कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अच्छा, इंडिया की ये जो मिसाइल की हम बात करें ब्रह्मोस की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिंग और उसके बाद एक्सपोर्ट भी इंडिया खुद करेगा फिलिपीन को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से देखेगी इस चीज को, इटसेल्फ इंडिया की लेबर को, इंडिया को कितना फायदा होगा, क्या लगता है, क्या इमेज रखती है आप? इंडिया की इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी और अपग्रेड हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अगर वो अपनी ही मेड इन इंडिया करने लगेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो गई है। तो हम लोग उनको बहुत ही अच्छा तरह कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक और ये और भी ज्यादा अचीवमेंट्स करें और उनकी इमेज जो जाएगी अब बाकी कंट्रीज में या दुनिया भर में वो बहुत ही आला और अच्छी होगी। और भाषा डैम जो इस हुकूमत के दौरान उनके लिए चंदा जमा किया गया और शुरू किए गए, लेकिन मोमन डैम 20 साल के बाद शुरू किया गया, इतना गैप आया बीच में। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की डैम्स की सूरत हाल क्या है। और इसके बरक्स भारत में कहा जाता है कि 5000 के करीब डैम्स है और बड़ा ही एक जबरदस्त निजाम है। आप ऐसे इलाकों में डैम बना रहे हैं जो आपके इलाके ही नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, भाषा डैम ही इसलिए मैंने पिक किया कि भाषा डैम तो 20 साल पहले बनाने की बात हुई थी। जनरल मुशर्रफ का ये सबसे बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट था, तो जनरल मुशर्रफ को फाइनेंसिंग क्यों नहीं मिली थी? वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने और जितने दूसरे एशिया बैंक ने जो भी कहीं लेंड कर सकते हैं, लोनिंग कर सकते हैं, IMF तो मेरे ख्याल में इस पे करता नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो कर सकते हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक नंबर 1 था और एशियन बैंक था, उन्होंने ये कहा कि हम आपको पैसे इसलिए नहीं दे सकते कि ये जो डैम आप बना रहे हैं ये डिस्प्यूटेड एरिया में। अब गिलगित बल्तिस्तान जो है 2006 की बात कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया, आप ये रिजॉल्व करें, पैसे ले जाएं। मुशर्रफ को जाहिर है उस वक्त ये प्रोग्राम ड्रॉप करना पड़ा चूंकि जाहिर है फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद जाके दोबारा जो है इमरान खान के दौर में इन्होंने जो है वो वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से, सारे इदारों से रब्ता किया, उन्होंने मना कर दिया और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है 6 साल में, जिसमें कि इमरान खान से पहले भी जो है वो नवाज शरीफ दौर के में भी जो है उन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से रब्ता किया और उनका यही जवाब था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि आप जो है वो कश्मीर इशू, चूंकि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर इशू के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसको रिजॉल्व करें। 2020 में जाके तो चाइना ने इस पे एग्री किया कि हम आपको देते हैं पैसे 2020 में। अब आप जरा इसमें देखें कि चाइना ने क्यों एग्री किया। इसलिए कि जाहिर है चाइना से ज्यादा कौन जानता है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना के तो बिल्कुल ही बगल के नीचे। हम दोनों ही काम है हमारे, हम मैदान से दौड़े हुए भी हैं और रो रो के प्रोग्रामों में, जैसे अभी हम रो रहे हैं, वो जी अब क्या करें जी, अब उम्मत मुस्लिमा क्यों नहीं आ रही। दूसरी बात, जो ताकतवर है वो हमेशा उसका राज रहा है, मौजूद भी है, आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। और ये जो है ना मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, ये बेचारे जो है ना, ये ऐसे ही बस कहने के लिए बहुत अच्छा है, मुस्लिम उम्मा यही हम फिरोख्त कर रहे हैं और मांगने वहां पहुंच जाते हैं, दे रहा से किया रहा है खुदा। शर्म भी नहीं आती हमें, और हमें एटमी कुव्वत है, अपने अल्लाह से बड़े एटमी कुव्वत है और मांगने के लिए कशकोल लेके फिर रहे होते हैं। दूसरी बात, फिर उन्होंने हमारी इज्जत करनी है, उन्होंने हमारी इज्जत नहीं करनी, वही हमारे साथ सलूक करना है जो किसी भी मंगते के साथ होता है। ज़राअत का मुल्क है 70%, शर्म से डूब नहीं मरोगे जब चीनी, टमाटर, आलू, कपास वहां से इंडिया से मंगाओगे? मुझे इसका जवाब दे दे सारे हुक्मरान, मैं किसी एक को नहीं कर रहा। डूब मरने के बारे से जवाब, ज़राअत का मैं आपका 70% ज़राअत है। जश्न मनाना शुरू कर दिया है कि पिया की चिट्ठी आई है, पिया की चिट्ठी आई है। पिया ने तो आपको चिट्ठी लिखी ही नहीं थी। क्या वो कल 14वीं की रात थी, शब्बर चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, तो ये चेहरा हमारा फिर दोबारा सामने आ रहा है। मतलब चीनी इतनी जरूरी है कि आपकी जो बेसिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है आप उस पर भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए हैं। तो हमारी शक्लें ऐसी है ना कि हमने इंडिया की चीज के बगैर जिंदा नहीं रहना।
नमस्कार दोस्तों, कहने के लिए तो इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड बंद है, हालांकि हमने वो ट्रेड बंद नहीं किया और आज भी अगर मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करता है तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड शुरू होता है तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर होगा वो इंडिया ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो ज्यादातर चीजें चाहिए वो इंडिया से ही मिलेगी उनको। लेकिन मान लीजिए कि अभी ट्रेड बंद है तो क्या वो इंडिया की चीजों के बगैर ही जी लेते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंडिया की चीजें पहले दुबई जाती है, वहां से रीपैकेजिंग होता है उसका और उसी चीजों को फिर से पाकिस्तान में डिलीवर किया जाता है, और ये सारी जो घूम घूम कर चीजें जाती है उसका उनको ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। वही चीजें जो 10 रुपए में मिल जाएगी वही चीजें आपको दुबई से जाने के बाद 50 या फिर 100 रुपए में मिलेगी। मतलब एक छोटी अमाउंट का मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी है जो बहुत ही महंगी है और दुबई से होकर जाने में वो और महंगी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये सिंपल बेसिक चीजें उनको पता नहीं चलती कि भाई इंडिया से ट्रेड शुरू करने में उनका ही फायदा है। महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी बड़ी मात्रा में कम और महंगाई भी बहुत बड़े मात्रा में कम हो सकती है। लेकिन पता नहीं, इमरान खान एक स्टैंडर्ड सेट करके गया है, वही फॉलो किया जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हमारी दोस्त स्टोरी है, ये जो ECC ने जो हमारी है राब्ता कमेटी, इसमें क्या मलिक साहब है, ये इंडिया से अच्छी बात है, कर लें ट्रेड? नहीं, देखें, बात अच्छी बुरी नहीं होती, बात होती है कौमों का कुछ स्टैंड होता है। मैं तो खुद एक पूरी उम्र अल्लाह का शुक्र है गुजार चुका, मैंने तो यही सुना था कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर पे, वो मुझे एक मिनट में पता नहीं चला। आज मेरा वजीर मुझे कह रहा है कि भारत में चीनी सस्ती है। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि कौमों का कोई करेक्टर मैं एक बात आपसे करता हूँ, आज आपको पता लगा चीनी भारत में सस्ती है, 70 साल आपको पता नहीं लगा। एक बात करता हूँ, किस वक्त हम बड़ी एक इमरजेंसी हालत में, बड़ी साहब इंडिया दुनिया में ये नलायक जो हैं, ये तो क्या बनाएंगे? आप भट्टी साहब से लेना, भट्टी साहब ये बताएं। मैं कह रहा हूं, फिर वो दूसरी बात, आपका ज़राअत का मुल्क है 70%, शर्म से डूब नहीं मरोगे जब चीनी, टमाटर, आलू, कपास वहां से इंडिया से मंगाओगे? मुझे इसका जवाब दे दे सारे हुक्मरान, मैं किसी एक को नहीं कर रहा। डूब मरने के वाले से जवाब, ज़राअत का मैं आपका 70% ज़राअत है, तो इसमें आलू, टमाटर, प्याज आप इंडिया से मंगाएं तो क्या इसका जवाब है? कपास। भट्टी साहब, जिसके लिए हम क्या देंगे, ये अब हुकूमत में आएंगे, औकात देखें इनकी, हालात देखें इनके, और हमारी रियासत की औलाद, हमारी रियासत की औलाद भी देखें। यहाँ से ये मिले, वहां की जो कल्टीवेटिंग एरिया था, हमारी दो बातें नहीं हमने की। एक, अगर रुपए की कपास होती है ना उसके पास, चीन के पास, तो वो 35 रुपए की उसकी वैल्यू ऐड करता है, और हमारी जो कपास है वो भी हमारे हाथ से गई, खा गया कपास को। एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए, मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं, वो पैसा लगाते हैं, कमाना उनका हक है, मगर मुझे बताएं, ये जो आपने दूसरों को, काश्तकार को चीनी नहीं बनाने की इजाजत देते, गुड़ बनाने की इजाजत नहीं देते, ये किस तरह क्यों कर रहे हैं? 7-20 किलोमीटर पे पंजाब है, वहां जो भी गन्ना लगाता है वो गन्ने से चीनी बना ले, वो गुड़ बना ले, बेच दे। ये आपने क्यों इतना पाकिस्तान में मसला बना दिया? सिंपल सा उसका सोल्यूशन है। खित्ते में तब्दीली के इम्कानात नजर आने लगे हैं। पहले वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा, अमन की बात की, और अगले ही रोज पाक भारत तिजारती ताल्लुकात बहाली की जानिब बढ़ने लगे। से चीनी, कपास और सूती धागा मंगवाने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ दो तरफा तिजारत को मुअत्तल किया था, जो अब बहाल होने जा रही है। उसके बाद फिर फायरबंदी हो गई और फिर डेवलपमेंट होती गई। हम कहते रहे कि और होगा, लोग मना करते रहे। हमने कहा वाघा से भी ट्रेड होगी, लोगों ने कहा तरदीद कर दी कि नहीं, मुमकिन नहीं है। लेकिन हालात जिधर जा रहे थे, हवा का रुख जो था वो वही रुख था जो हम अपनी तारीख में हम कई बार देख चुके हैं। अब मुझे इस पर कतई इतराज़ नहीं है कि आप भारत से ट्रेड कर रहे हैं, कभी इतराज़ कर सकते हैं, ट्रेड तो एक लाजमी चीज़ है, लेकिन कभी बंद करना, कभी खोलना, कभी मना कर देना, कभी कह देना कि हम मर जाएंगे, बात नहीं करेंगे, कभी कहना कि जी 5 अगस्त की जो पोजीशन है उससे पीछे जाओ, उससे पहले हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात क्या, अब तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था अपने वज़ीर ख़ारजा को, और बड़ी खुशी बता रहे थे वो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा ने हम पर तनकीद नहीं की। तो सवाल ये था कि क्या उनकी तनकीद ना करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है, या हमने तनकीद भी नहीं की उनके ऊपर, हम भी चुप रहे, वो भी चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। क्या वो कल 14वीं की रात थी, शब भर चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, तो ये चेहरा हमारा फिर दोबारा सामने आ रहा है। कभी हमसे कहते हैं खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाते हैं, कभी कहते हैं बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं, कभी कहते हैं बाइकाट करो, हमने कहा बाइकाट
शुरू आते हैं हम, कभी कहते क्रश इंडिया, कभी कहते नहीं भाई हमारा दोस्त है, हमारा यार है, दरवाजे खोल दिया हमने, पैदल भी चले जाओ हिंदुस्तान। खारजा पॉलिसी को एक हद तक रखें, आपको अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी निभाएं आप। हमें हमारी आंखें नहीं खुली हैं, हमें नजर नहीं आ रहा कि हम एक तरफा आगे जा रहे हैं। हमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। वो जिस खत का जवाब हम दे रहे हैं वो खत हमें मुखातिब ही नहीं था, जिसका जवाब हमने दे दिया हम मुखातिब ही नहीं थे। हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया है कि पिया की चिट्ठी आई है, पिया की चिट्ठी आई है। पिया ने तो आपको चिट्ठी लिखी ही नहीं थी, फिर भी आपने उसका जवाब दिया, तो बात समझे। उनके पिया कोई और थे, ठीक है जुनैरा। सबसे पहले तो ये कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने लेटर लिखा है हमें और जिसको हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने लिखा है दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रीजनल पीस, सस्टेनेबल रीजनल पीस विच इज डिवॉइड ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी। अब टेरर एंड हॉस्टिलिटी का इल्ज़ाम तो वो हमारे पे हर तरीके से लॉबिंग के जरिए से भी यूएन में, यूरोपियन यूनियन में, हर जगह कब से लगा रहे हैं और उन्होंने उसको इतना अच्छा प्रीच किया है कि वो कहते हैं ना, इतना आप झूठ बोलें कि वो सच लगने लगे कि पूरी दुनिया ने मान लिया कि हम हॉस्टाइल भी हैं और हम टेररिस्ट भी हैं। अब उस जुमले को तो आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स कि दे हैव नॉट इंच्ड अवे फ्रॉम देयर बेसिक स्टैंड टुवर्ड्स पाकिस्तान। और हमने यहाँ पे फॉरेन बायलैटरल ट्रेड को भी डिस्कस करना शुरू कर दिया है। और चीनी इतनी ज़रूरी है कि आपकी जो बेसिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं आप उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए हैं। सो इट्स अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम आवर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन ऑन इंडिया। एक होता है आम, मैं और आप तजारत कर रहे हैं, आप अनारकली के बाजार में चले जाएं, पान वाली गली में, आपको इंडिया की हर चीज मिल जाएगी। वो तो हमारी शक्लें ऐसी है ना कि हमने इंडिया की चीज के बगैर जिंदा नहीं रहना। हमने तो क्रैक क्रीम भी उन्हीं की इस्तेमाल करनी। ठीक, आपको हॉल रोड चले जाएंगे, आपको इंडिया की फिल्में मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएंगे, हीरो शीरो भी। ये एक और करैक्टर है जो कि नेशन का होता है, लेकिन हुकूमतें जो है वो एक स्टैंड रखती हैं। अब ये दो बुनियादी चीजों के ऊपर हमने कारोबार शुरू किया। तराने बनाते हैं आप पैसे के, लहू गरमा देते हैं और चाय में से चीनी आप खत्म नहीं कर सकते। आप क्या उससे करना चाहते हैं इस कौम को? एक चम्मच चीनी कुर्बान नहीं होती। इसराइल ने जो जवाबी धमकी दी है वो क्यों दी है? इसराइल की वजारत खारजा ने बराह रास्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया है? पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान अब बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई है। कोई मुल्क नहीं चाहता बराह रास्त इसराइल से पंगा लेना। बीबीसी ने इस खबर को भी छाप दिया है कि वजारत खारजा क्या कर रही है इसराइल की। ये तो वो है जो वाजाहत के साथ सामने आकर जो वार किया जा रहा है। आप देखें ना, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने किस तरह पाकिस्तान को धमकी दी है जी। लेकिन अभी वो इसलिए धमकी दे सकता है कि उसको ये पता है कि इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, यमन हो, जो मर्जी हो, टर्की हो, ये एक साथ खड़े नहीं होंगे कभी। पहली दफा इसराइल की फॉरेन ऑफिस ने हमें रिस्पॉन्ड कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि पाकिस्तान कई बार ऐसा हो चुका है कि भाई वो इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट देता रहता है। हालांकि पाकिस्तान इजराइल को एज अ कंट्री मानता भी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है, उसके पासपोर्ट में भी लिखा है कि ये पासपोर्ट हर जगह पर वैलिड है एक्सेप्ट इजराइल। कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान कितनी सारी ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन इजराइल कभी भी उसको रिप्लाई नहीं करता है। लेकिन अब इजराइल की फॉरेन ऑफिस से एक रिप्लाई आया था और उसको लेकर पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन हो रहा है। अब जरा देखिए कि पाकिस्तान कोई भी स्टेटमेंट देता होगा, मुझे नहीं लगता कि इजराइल के अंदर पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके अलावा किसी को पता भी चलता होगा, क्योंकि कोई पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है नहीं। पिछले दिनों अगर आप देखो तो हमास और इजराइल की जो लड़ाई थी, मतलब पैलेस्टाइन के अंदर जो हमास एक आतंकवादी संगठन है और इजराइल के बीच में, इजराइल ने जमकर मारा सबको। अब उसी पॉइंट को लेकर पिछले दिनों अगर आप इमरान खान की सरकार देखो तो वहां पर ये भाई साहब उसके फॉरेन मिनिस्टर चले गए यूएन में और सारे मुस्लिम कंट्रीज की विजिट कर रहे। देखिए क्या हो रहा है, मतलब मुसलमानों का ठेका जैसे पाकिस्तान ने ले रखा है। अब ले भी सकते हैं, लेकिन सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज उनको बिठा देते, भाई आप कन्वर्टेड हो, आप मुसलमान नहीं हो।
इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं कई वीडियोस में इस हवाले से बात करता रहा हूं, इशारा देता रहा हूं कि पाकिस्तान जिस तरह से फ़लस्तीन की आवाज़ उठा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों की बात कर रहा है, मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहा है इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, तो इस पर जवाबी वार हो सकता है। अब वही हुआ है और बाकायदा लड़ाई का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान अब बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई है और सिफारती सतह पर खुलकर सामने आ गई है। अब आप इस करारदाद को ही अगर देखेंगे, इसकी नंबर गेम को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसराइल ने जो जवाबी धमकी दी है वो क्यों दी है। इसराइल की वजारत खारजा ने बराह रास्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया है, और ये वजारत खारजा इसराइल की पाकिस्तान को जब निशाना बना रही है, उसके अल्फाज से, उनके वो जो मैनेजर हैं जिसने पहले ट्वीट किया, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब इसराइल कहां कहां पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई मुल्क नहीं चाहता बराह रास्त इसराइल से पंगा लेना। वो तो दोस्तियां बढ़ा रहे हैं। तो एक है कि ओआईसी, चलें जी हम सारे मजबूर थे, ओआईसी में दीगर ममालिक भी हैं, लेकिन उनमें से एक मुल्क उठकर सामने आता है और वो खड़ा होता है और सबसे ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल करता है, तो फिर इसीलिए इसराइल ने जवाबी वार बराह रास्त सिर्फ पाकिस्तान पर ही किया है। उस पर भी हमें आते हैं। बीबीसी ने इस खबर को भी छाप दिया है कि वजारत खारजा क्या कर रही है इसराइल की। ये तो वो है जो वाजाहत के साथ सामने आकर जो वार किया जा रहा है। तो ज्यादा गुस्सा इसराइल को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर है। आप देखें ना, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने किस तरह पाकिस्तान को धमकी दी है जी, लेकिन अभी वो इसलिए धमकी दे सकता है कि उसको ये पता है कि इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस, पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, यमन हो, जो मर्जी हो, टर्की हो, ये एक साथ खड़े ही नहीं होंगे कभी। ये एक दूसरे के साथ ही नहीं खड़े होंगे। जब एक साथ नहीं खड़े होंगे तो एक एक को डील करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। यही मैं कहता हूं। जब उम्मा अगर इकट्ठी होगी तो फिर कोई सोल्यूशन भी हो सकता है, वरना तो नहीं होगा। आखिरकार पाकिस्तान जो इतनी इसराइल पे तनकीद कर रहा था, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, और इसराइल जो है वो जालिम है और मिलिट्री का डिस्प्रपोर्शनेट यूज कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर, तो आज फिर इसराइल ने इसका एक जवाब दे ही दिया। इसमें इसराइली जो फॉरेन ऑफिस है उसके जनरल मैनेजर हैं एलन यूशिपर्स ने जो है वो पाकिस्तान पे तनकीद की है कि, और ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बहुत ज्यादा होती हैं, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा चैंपियन बन रहा है इंसानी हकूक का, और शायद शीशे के घर में बैठ के तो दूसरों के बारे में बात कर रहा है। और शीशे के घर से मुराद यह है कि आपको पता नहीं है कि बाहर की हम जिस सूरत हाल में रह रहे हैं या हमें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। ये चीज इसराइल के जो जीएम हैं उनके फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने ये बात की है, और साथ में ये भी कहा कि इसराइल जो है वो अकेली डेमोक्रेसी है मिडिल ईस्ट के अंदर, और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि आप मुनाफकत कर रहे हैं, हिपोक्रेसी इज एट इट्स बेस्ट। ये इस हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई दूसरे जो यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन, उधर का कोई इतना ज्यादा जिक्र नहीं होता है। एशिया पैसिफिक की इधर की तो कभी गए ही नहीं, पता ही नहीं ये दुनिया भी शायद हमारे शायद जो पाकिस्तान ने नक्शा बनाया उसमें शायद है ही नहीं है। और अमेरिका ने ये कहा है कि हम ये समझते हैं कि ये जो पेशरफ्त है इससे खित्ते का अमन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। अमेरिका की खैर अपनी लॉजिक होती है इस तरह की चीजों में, लेकिन जो कि लॉजिक जारी बात है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट इज इन अ डिफरेंट वे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की है कि पहली दफा इसराइल की फॉरेन ऑफिस ने हमें रिस्पॉन्ड कर दिया, और जो पाकिस्तान इतना ज्यादा बोल रहा था, चीखो पुकार हो रही थी हमारी सोसाइटी, मुआशरा, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो उनके खैर फॉरेन मिनिस्टर ने तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने रिस्पॉन्ड किया है। और हमारी जो ऑफिशियल जो एक ट्विटर अकाउंट था वो उस पे जो पब्लिक डिप्लोमेसी का, उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, और साथ उन्होंने एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसका एक लिंक भी शेयर किया है कि इसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो सूरत हाल है, और वो अमेरिकी महकमा खारजा ने जारी बात है ये रिपोर्ट दी है, लेकिन पाकिस्तान में भी कोई इतने मुनासिब सूरत हाल नहीं है
मुनासिब, शायद मैंने एक मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मिसिंग पर्सन के इशू हैं, इंसानी हकूक के इशू हैं, जर्नलिस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच के इशू हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इशू हैं, टीवी पे लोगों की आवाजें बंद कर दी जाती हैं।